हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलिडेशन ऑफ नॉलेज के बारे में। वैलिडेशन ऑफ नॉलेज होता क्या है? वैलिडेशन ऑफ नॉलेज रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और बिलीफ। सपोज आपको किसी ने कोई बात कही, ठीक है, आपको किसी ने बोला कि ए पर्सन ने ऐसा कुछ करा है सपोज, तो आप क्या करोगे? आप एकदम मान लोगे? मतलब ऑब्वियसली इस बात पे ये होता है कि यहाँ पे आपको पर्सनली आप थिंकिंग लगाइए, यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग करिए कि आप क्या करोगे ना। आप जो नॉलेज का सोर्स है कि भाई कहाँ से तुम्हें ये बात पता चली, कितनी सच है, क्या ये सही है कि भी नहीं, एक्यूरेट है कि नहीं, कोई बात चेंज तो नहीं हुई है, आप चेक करते हो। एंड दिस होल प्रोसेस जिसमें आप चीज़ को अच्छे से चेक करते हो, दिस इज कॉल्ड योर वैलिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और बिलीफ। इट इन्वॉल्व क्रिटिकल इवेल्युएटिंग द सोर्स। तो आप यहाँ पर ना क्रिटिकली जो सोर्स होता है उसको इवैल्यूएट करते हो, एविडेंस को आप अच्छे से देखते हो, रीजनिंग देखते हो किसी क्लेम के पीछे, एंड देन आप फाइनली कोई चीज़ डिसाइड करते हो कि ये जो नॉलेज है, क्या ये जो भी है, क्या ये वैलिडेटेड है, मतलब वैलिडेशन है उसका हो सकता है या सच है कि नहीं है। नाउ व्हाट आर द वेज, यानी आप किसी भी नॉलेज को कैसे वैलिडेट कर सकते हो, व्हाट आर द कॉमन मेथड्स। सबसे पहले है वैलिडेशन ऑफ नॉलेज वेरिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ नॉलेज। यानी कि यहाँ पे हम चेक करते हैं, रिलायबिलिटी देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, क्रेडिबिलिटी देखते हैं नॉलेज की और इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। दिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी एंड क्रेडिबिलिटी। मतलब आप देखोगे कि क्या वो रिलायबल है, आप उस पर भरोसा कर सकते हो, क्या ये एक्यूरेट है। और कोई भी नॉलेज का पीस है, क्रेडिबिलिटी मतलब जैसे हम कुछ भी काम करते हैं तो क्रेडिबिलिटी लेते हैं, तो क्रेडिबिलिटी मतलब क्या वो चीज़ पे आप रिलाय कर सकते हो, क्या वो सच होगी। तो ये आपका वैलिडेशन में आ जाता है और इसके कई सारे स्टेप्स हैं। कुछ की अप्रोचेस क्या हैं जिससे हम नॉलेज वेरिफिकेशन कर सकते हैं? सबसे पहले है एम्पेरिकल वेरिफिकेशन। यानी कि इसमें आप क्या करोगे? एविडेंस ढूंढोगे। कैसे? या तो आप डायरेक्टली खुद ऑब्जर्व करो, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो या डाटा कलेक्शन करके देखो। तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की हेल्प से, एक्सपेरिमेंटेशन की हेल्प से, डाटा कलेक्शन की हेल्प से उसको वेरीफाई कर सकते हो। और इट एम्स टू टेस्ट हाइपोथेसिस और क्लेम्स अगेंस्ट रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन। यानी कि ये जो तरीका है एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, जो भी किसी ने बोला है, सपोज ए स्टेटमेंट बोली है, तो इसको टेस्ट करने के लिए ये जो हाइपोथेसिस है या किसी की भी है, कोई भी वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन है, उसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि इन साइंटिफिक रिसर्च अगर हम देखें, साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेरिमेंट्स क्यों डिज़ाइन किए जाते हैं? ताकि हम लोग वैलिडेट करें या इनवैलिडेट करें हाइपोथेसिस बाय कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग एम्पेरिकल डाटा। तो कोई एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव करते हैं कि या तो ये हो सकता सही स्टेटमेंट है या ये गलत है। तो द फर्स्ट मेथड टू चेक द नॉलेज और टू वेरीफाई द नॉलेज इज एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद आया लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या आता है? लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग द कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द एविडेंस एंड रीजनिंग बिहाइंड अ क्लेम। तो इसमें आप क्या करते हो? आप ये देखते हो कि जो भी एविडेंस है, जो भी चीज़ आई है या कोई चीज़ क्लेम करी गई है कि ये ऐसी स्टेटमेंट बोली गई है, तो उसके पीछे रीजनिंग क्या है, क्या रीज़न है, और कंसिस्टेंसी। सपोज अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा ये एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का जिसकी वजह से ये बी होता है, तो ये आपका जो ए है और बी हर बार सेम रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा तो नहीं है कि इस बार सही है अगली बार गलत है। तो कंसिस्टेंसी शो होनी चाहिए एविडेंस के अंदर। ये भी एसेस करता है वेदर द प्रीमिसेस लॉजिकली लीड टू कंक्लूजन। ये क्या एसेस करता है कि जो भी चीज़ हम बोल रहे हैं प्रीमिसेस, क्या वो कंक्लूजन तक लेके जा रहा है, वेदर इट इज लीडिंग टू कंक्लूजन, ठीक है। लॉजिकल फैलेसीज और इनकंसिस्टेंसी इन रीजनिंग कैन इंडिकेट वीकनेस इन द नॉलेज। अगर लॉजिकली वो आपको ठीक नहीं लग रहा है, इफ़ यू आर फाइंडिंग इट रॉन्ग और आपको इनकंसिस्टेंसी लग रही है, तो वो दिखा सकती है वीकनेस इन द नॉलेज, कि जो नॉलेज है वो थोड़ी यहाँ पे गलत है या वीक है, ठीक है। देन कम्स पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है? इट इज़ अ क्रिटिकल प्रोसेस इन एकेडमिक एंड साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। किसी भी एकेडमिक प्रोसेस में एंड साइंटिफिक रिसर्च में ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी पीयर का मतलब दोस्त, वो आपको रिव्यू देगा। सो इट इन्वॉल्व सब्जेक्टिंग रिसर्च पेपर, स्टडीज और स्कॉलरी आर्टिकल्स टू इवेल्युएशन बाय इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इन द रेलिवेंट फील्ड। सपोज इफ आई एम अ बायोलॉजी टीचर, मैंने कोई पेपर लिख दिया, ठीक है, कोई रिसर्च करी, तो मैं उसी फील्ड के कोई दिग्गज या जो बहुत अच्छे होंगे उस फील्ड के, उन्हीं से अपना पेपर इवेल्युएट करवाऊंगी या उनसे कहूँगी कि आप देखिए कितना सही है।
पीयर रिव्यूअर्स असेस द मेथडोलॉजी, जो हमारे साथ के लोग होते हैं वो असेस करते हैं कि हमारी मेथडोलॉजी सही है, क्या हमारा डाटा एनालिसिस सही है, क्या कंक्लूजन सही आ रहा है, ताकि उनका जो रिगरस स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो मीट हो सके। क्योंकि उन्हें अगर कुछ गड़बड़ी दिखेगी तो वो हमको बता देंगे एंड फाइनली वी कैन चेंज और इम्प्रूव, राइट। सो दैट इज थर्ड मेथड। फिर आता है क्रॉस रेफरेंसिंग एंड कोरोबोरेशन। मतलब क्रॉस रेफरेंसिंग इन्वॉल्व कंपेयरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज टू वेरीफाई इट्स कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। मैं एग्जांपल देती हूँ, कई बार ऐसे मूवी शोज में आपने देखा होगा कि किसी को कोई बात पता चली तो वो लोग क्या करते हैं, पास्ट में न्यूज़ के आर्टिकल्स में जाते हैं, ठीक है, कई बार कोई बुक्स होती हैं उसमें चेक करते हैं, कोई रिसोर्सेज होते हैं उसमें चेक करते हैं। सो वो क्या कर रहे हैं, क्रॉस रेफरेंसिंग में क्या हो रहा है ना, आप इन्फॉर्मेशन मल्टीपल डिपेंडेंट सोर्सेज से आप कंपेयर कर रहे हो, वेरीफाई कर रहे हो, उसकी कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी चेक कर रहे हो। If different reputable sources converge on the same knowledge or claim, it increases confidence in its validity. अगर अलग अलग रेप्यूटेबल सोर्सेज कन्वर्ज कर रहे हैं सेम नॉलेज पर, ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ हमारी अगर अलग अलग सोर्सेज है वो सेम, जैसे सपोज ये अलग अलग सोर्सेज है, सब एक ही जगह आके रुक रहे हैं, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, मिलना एक तरफ, ठीक है। तो मतलब कि ये उस वैलिडिटी पे, जो रिसोर्स है, जो नॉलेज है, उस पर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि ये सही होगा। कॉर्बोरेटिंग एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज स्ट्रेंथ द ओवरऑल क्रेडिबिलिटी ऑफ द नॉलेज। जब आप बार बार चेक करते हो, क्रॉस रेफरेंस करते हो, चेक करके उसको एनालाइज करते हो, तो आपकी उस नॉलेज के रिसोर्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आपको ये लगता है कि हाँ फाइनली ये रिसोर्स सही, ठीक है। फिर है एक्सपर्ट कंसेंसस। मतलब एक्सपर्ट कंसेंसस रेफर्स टू अ कलेक्टिव एग्रीमेंट और एंडोर्समेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी ऑफ नॉलेज बाय अ कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स इन अ स्पेसिफिक फील्ड। एक्सपर्ट कंसेंसस का मतलब होता है कि कई सारे लोग, ठीक है, कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो हैं वो किसी एक चीज़ पे एग्री कर रहे हैं। तो आपने कोई रिसर्च रखी, बहुत सारे एक एक्सपर्ट जो लोग हैं, पैनल है या लोग का जो कम्युनिटी है, उन्होंने इस बात को आपको हाँ कहा कि ठीक है बिल्कुल सही रिसर्च है। इट इज़ एस्टेब्लिश थ्रू रिगरस डिबेट। अब ये एकदम हाँ नहीं होता कि ये सब बैठे हुए आपका वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आएगा हम इसको हाँ बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा डिबेट होती है, आपके एविडेंस का एनालिसिस होता है, आपका पीयर रिव्यू होता है, जो फील्ड के जो दिग्गज होते हैं वो उसको अच्छे से देखते हैं। एक्सपर्ट कंसेंसस सिग्निफाइज दैट द एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ क्वालिफाइड प्रोफेशनल एडिंग क्रेडिबिलिटी टू द नॉलेज। एक्सपर्ट कंसेंसस क्या करते हैं, वो सिग्निफाई करते हैं, क्या सिग्निफाई, कि जो भी नॉलेज इकट्ठी हुई है या जो भी एक्सपर्टीज़ है, जब ये चीज़ अगर वो बोल देंगे ना कि ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिकली नॉलेज में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आपकी नॉलेज जो आपने सपोज ढूंढी है, कोई भी चीज़ सर्च करी है, वो अपने आप ना लोगों की नज़रों में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ ये फर्स्ट जो था दैट इज वैलिडेशन और नॉलेज वेरिफिकेशन। नेक्स्ट मेथड इज कंफर्मेबिलिटी. Conformability is a concept primarily used in qualitative research and is concerned with the objectivity and transparency of the research process. मतलब यहाँ पे हमारा फोकस है कि जो रिसर्च प्रोसेस है कितना ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इस पे क्या हम जो हमारा क्या कहते हैं रिसर्च है उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या उस पर डिपेंड हो सकते हैं जो आपने फाइंड किया है। एंड कंफर्मेबिलिटी के, सॉरी मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, कंफर्मेबिलिटी के जो आगे के जो पार्ट्स है उसमें है ऑडिटेबिलिटी। मतलब कि ऑडिटेबिलिटी रेफर्स टू एबिलिटी टू ट्रेस द रिसर्च प्रोसेस इंक्लूडिंग डाटा कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। सो बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च प्रोसेस को अच्छे से ट्रेस करते हैं। हमने देखा कि डाटा कलेक्शन कैसे है, एनालिसिस कैसे है, इंटरप्रिटेशन कैसे है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड टू इंश्योर दैट द रिसर्च कैन बी रिव्यूड एंड वेरीफाइड बाय इंडिपेंडेंट रिसर्चर। जो भी चीज़ आप कर रहे हो, स्टेप 1 आपने किया, स्टेप 2 आपने किया, स्टेप 3 किया, हर एक चीज़ को आप डिटेल में डॉक्यूमेंट कर रहे हो, आप हर एक चीज़ ढंग से लिख रहे हो कि देखो ये ऐसे ऐसे करना है। इससे क्या इंश्योर होगा, इससे ये इंश्योर होगा कि आपकी रिसर्च को रिव्यू कोई भी इंडिपेंडेंट पर्सन, सपोज आप लोगों ने रिसर्च कर, आप में से किसी एक ने रिसर्च करी, ठीक है, अब आपने रिसर्च करके उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट कर दिया, तो मैं सेम पाथ लेके उसी तरह से उसको एनालाइज करके डाटा कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन के बाद में फाइनली जो प्रोसेस आपने फॉलो किया उसी से मैं एक अपना फाइंडिंग निकाल सकती हूँ, ठीक है। देन कम्स डाटा ट्रायंगुलेशन. Data triangulation involved using multiple sources, methods और perspective to collect and analyze data. तो मैं कोई एक आध तरीके से डाटा कलेक्ट नहीं करूँगी, मैं बहुत सारे सोर्सेज से, बहुत सारे मेथड से, बहुत सारे पर्सपेक्टिव से डाटा कलेक्ट करूँगी।
By drawing on diverse data source or employing different analytical technique, researcher can enhance the reliability and confirmability of their finding. यानी कि क्या होता है, drawing on diverse data sources, जब कोई भी पर्सन अलग अलग डाटा सोर्सेज पे रिलाई करता है, ठीक है, और अलग अलग एनालिटिकल टेक्निक्स को वो अप्लाई करता है, तो वो अपनी रिलायबिलिटी और कन्फर्मेबिलिटी को ना बढ़ा देते हैं अपनी रिसर्च की, ठीक है. फिर आया रिफ्लेक्सिविटी. Reflexivity involve acknowledging and addressing the potential biases and preconception of the researcher that may influence the research process and findings. Reflexivity के अंदर क्या होता है, हम लोग acknowledge करते हैं and address करते हैं क्या कि potential biases या preconceptions क्या हो सकते हैं रिसर्च के, जो कि रिसर्च और प्रोसेस, सपोज मुझे लगता है A बट मेरी रिसर्च में B ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो मेरे खुद के प्रेजुडिस, मेरे खुद के बायस से क्या इस पर कुछ इम्पैक्ट होगा. तो रिफ्लेक्सिबिलिटी में एक्नॉलेज करना और एड्रेस करना कि हमारे खुद के क्या बायसेस हैं और हमारे खुद के क्या प्री कंसेप्शंस हैं रिसर्च, मतलब जैसे जो भी रिसर्च कर रहा है उसके, जिसकी वजह से रिसर्च प्रोसेस और फाइंडिंग पे कुछ भी असर आ सकता है. Researchers reflect on their own assumptions and values to minimize bias and enhance the objectivity of research. जब मैं लिख लूँगी कि मुझे लगता है कि ये A हो सकता है, B हो सकता, सॉरी C हो सकता है, D हो सकता है, तो मुझे पता रहेगा कि ये मेरे खुद के बायस हैं. तो इससे ना जब मैं खुद उसको लिख के खुद उसको मेंशन कर दूँगी तो मेरी रिसर्च पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. Then peer debriefing. Peer debriefing involves seeking feedback from colleagues or expert in the field to validate the research process and finding. Peer debriefing का मतलब होता है आप फीडबैक ले रहे हो कलीग से या जो भी आपकी फील्ड के एक्सपर्ट हैं, ताकि वो आपके रिसर्च प्रोसेस को वैलिडेट करें एंड फाइंडिंग्स को बहुत पता लगाएं कि सही है कि नहीं है. These external perspective help ensure the credibility and confirmability of the research. ये जो external perspective होते हैं ना, ये help करते हैं कैसे, इसकी वजह से हमारी रिसर्च क्रेडिबिलिटी बढ़ती है उसकी और कन्फर्मेबिलिटी बढ़ती है कि हाँ ठीक है इसकी रिसर्च क्या है. देन एक और चीज़ है जिसके हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, रेफ्यूटेशन. रेफ्यूटेशन इन्वॉल्व challenging or disapproving a claim or knowledge by presenting counter evidence, logical inconsistencies or alternative explanations. किसी ने कोई रिसर्च करी जो रिसर्च R1 है, बट आपने उसको चैलेंज कर दिया बिकॉज आपको लगता है कि इसमें कुछ इनकन्सिस्टेंसी है, कोई चीज़ ऊपर नीचे है, कुछ एविडेंस आपने काउंटर एविडेंस शो कर दिया, ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दे दिया. तो फाइनली क्या हुआ, आप उसके अगेंस्ट इनडायरेक्टली आपने कुछ एविडेंस दे के उसको काउंटर एक तरह से कर दिया कि जो आपकी रिसर्च है वो गलत है. इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. रेफ्यूटेशन भी ज़रूरी है, ऐसे तो हर कोई रिसर्च करता रहेगा, हम हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे. ये एसेंशियल कंपोनेंट है क्रिटिकल थिंकिंग का, साइंटिफिक इंक्वायरी का एंड स्कॉलरी डिबेट्स का, और अच्छा भी रहता है. सपोज जिस पर्सन ने रिसर्च भी करी है ना, तो उसको खुद भी पता चल जाता है कि मेरी रिसर्च में अभी कमियां हैं, क्योंकि सामने से बंदा काउंटर एविडेंस शो कर पा रहा है, तो वो और इम्प्रूव कर सकता है. तो रेफ्यूटेशन के प्रोसेस में क्या क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस. यहाँ पे आपको क्या करना होता है ना, जैसे सपोज किसी ने क्लेम करा कि देखिए ये यूज़ करने से आपकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी, ठीक है. तो अब आप क्या करोगे ना, हर एविडेंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे, रीजनिंग करोगे कि ऐसा कैसे होगा, एजम्पशंस देखोगे कि किसी ने क्या सोच के ये बोला. दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग वीकनेसेस, एरर्स और गैप इन द आर्ग्यूमेंट और एविडेंस प्रोवाइडेड. इसमें क्या करते हो, आप वीकनेस आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है, कि क्या वीकनेस है, कहाँ पे एरर है, कहाँ पे गैप्स हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट में या फिर जो एविडेंस प्रोवाइड किया गया उसमें. तो ये आपका पहला प्रोसेस है, पहला स्टेप है क्रिटिकल एनालिसिस. दूसरा है काउंटर एविडेंस. प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट. अब आपने बोला कि इसने बोला था कि ये करने से 10 साल कम हो जाएगी, आपने बोला ऐसा करने से तो कुछ आज तक कुछ साबित ही नहीं हुआ, या ये करने से क्या कोई सबूत ही नहीं है कि ये आप कह पा रहे हो. तो आप कोई उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस शो कर दो. तो आपने काउंटर एविडेंस जब शो करा तो उसका जो ओरिजिनल क्लेम था उसको आपने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया उस पर्सन को, ठीक है. ये भी एक कॉमन अप्रोच है रेफ्यूटेशन की, जिसमें आप किसी के रिसर्च के आगे अपना काउंटर एविडेंस शो कर देते हो. The counter evidence should be based on reliable data and logical reasoning. जो counter evidence है ना, वो reliable data पे based होना चाहिए, और आपका जो obviously evidence है ये भी किसी चीज़ पे based होना चाहिए. ऐसा ना हो कि हवा में भी बोल रहे हो आप कि नहीं ऐसा करने से तो सिर्फ 20 साल कम होगी या 15 साल या फिर 5 साल ही कम होगी, कुछ भी आप बोल रहे हो. तो आपके भी एक जो भी आप चीज़ बोल रहे हो उसके पीछे कुछ एक वो होना चाहिए. Then logical fallacies. Refutation often involve identify logical fallacies in the reasoning behind a claim. मतलब इसमें क्या करते हो आप, जो भी आपको लगता है कि किसी आर्ग्यूमेंट में, किसी के क्लेम में कोई फ्लॉज है,
ठीक है, लेकिन लॉजिकल, तो आप उसको पॉइंट आउट करते हो। सो दैट इज़ योर लॉजिकल फैलेसीज। ठीक है, उसमें आप रीजनिंग से या फिर कुछ भी चीज़ उसकी उसमें निकाल दोगे कि भाई ये तो गड़बड़ है। ठीक है, फिर है ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन। रेफ्यूटेशन को आप क्या कर सकते हो, जैसे आप ना किसी पर्सन ने कोई क्लेम किया है, ठीक है, क्लेम 1, तो आप उसके हाइपोथेसिस के बदले कुछ और चीज़ प्रेजेंट कर दोगे, क्लेम 2 कर दोगे और अपना चीज़ आप एविडेंस के साथ शो करोगे। ठीक है, सो रेफ्यूटेशन कैन इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन और हाइपोथेसिस दैट बेटर अकाउंट फॉर द अवेलेबल एविडेंस। By proposing alternative perspective, researchers aim to demonstrate the original claim is less plausible or convincing. जब आपने claim 2 किया और इतने सबूतों के साथ आपने उसको शो किया तो क्या हुआ, claim 1 हल्का लगने लग गया, उसको लगा कि claim 1 तो कुछ है ही नहीं, इसको तो पता ही नहीं है कुछ। सो दैट इज़ योर रेफ्यूटेशन का होल प्रोसेस। तो आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आया हो। वैलिडेशन ऑफ नॉलेज में 3 प्रोसेस हैं, वैलिडेशन ऑफ नॉलेज वेरिफिकेशन, देन कम्स कन्फर्मेबिलिटी एंड देन कम्स रेफ्यूटेशन। ये वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो नीचे एक लिंक है, बाय मी अ बुक, उसको यूज़ करके यू कैन बाय मी अ बुक। इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे। सो बाकी अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत अच्छे से सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में अरेंज्ड है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।